नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम मनोविज्ञान के इतिहास के एक ऐसे प्रयोग की बात करने वाले हैं जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की। ये एक ऐसा मामला है जो विज्ञान, नैतिकता और इस सब में एक मासूम इंसान द्वारा चुकाई गई भारी कीमत के बीच के उलझे हुए रिश्ते को बेनकाब करता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या सिर्फ कुछ साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करने के लिए किसी मासूम से शिशु को भयानक मानसिक सदमा देना कभी भी सही ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन ये एक झकझोर देने वाली सच्चाई है कि इस प्रयोग में केवल विज्ञान की आड़ में एक एकदम स्वस्थ बच्चे को जानबूझकर डराया गया और आघात पहुंचाया गया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे वाक्य को 6 हिस्सों में समझेंगे। वस्तुनिष्ठता की खोज, लिटिल एल्बर्ट की कंडीशनिंग, डर का फैलना, प्रयोग की वैज्ञानिक कमियां, इसकी नैतिक जवाबदेही और अंत में आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वस्तुनिष्ठता की खोज। ये बात है 1900 के दशक की शुरुआत की। जॉन बी वॉटसन, जो उस वक्त के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, उनका 1913 का ये कोट देखिए। वो मानते थे कि मनोविज्ञान पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव साइंस है, जिसका इकलौता मकसद इंसानी व्यवहार की भविष्यवाणी करना और उसे कंट्रोल करना है। मतलब, इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा है, उसकी भावनाएं क्या हैं, इन सब से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उस दौर में सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को तवज्जो दी जाती थी जिससे नापा या तोला जा सके। काफी अजीब और ठंडी सोच थी ये, है ना? और इसी ठंडी सोच से जन्म हुआ हमारे दूसरे भाग का, कंडीशनिंग लिटिल एल्बर्ट। तो मिलिए हमारे इस केस के मुख्य विषय से, लिटिल एल्बर्ट। ये 9 महीने का एक एकदम स्वस्थ बच्चा था, जिसे एक अस्पताल के माहौल में पाला गया था। रिसर्चर्स ने खुद उसे शांत और बिना इमोशन वाला बच्चा बताया था। दरअसल ये बच्चा शायद ही कभी रोता था और ना ही इसे पहले से किसी चीज का डर था। तो वॉटसन के लिए ये एकदम एक कोरी स्लेट की तरह था, जिस पर वो अपना मनचाहा प्रयोग आसानी से कर सकते थे। और ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था। 9 महीने की उम्र में जब एल्बर्ट बिल्कुल शांत था, तब से इसकी शुरुआत हुई। 11 महीने का होने पर उस पर कंडीशनिंग शुरू की गई और 12 महीने का होने तक उसे लगातार टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसे अचानक वहां से ले जाया गया। जरा सोचिए, महीनों तक एक छोटे से शिशु को लगातार भारी मानसिक तनाव में रखा गया। अब ये वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग काम कैसे करती है वो देखिए। वॉटसन ने सबसे पहले एक सफेद चूहा लिया। ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, मतलब एल्बर्ट को इस चूहे से कोई डर नहीं लगता था। फिर उन्होंने एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस जोड़ा, यानी एल्बर्ट के ठीक पीछे एक लोहे की रॉड पर हथौड़े से जोर से वार किया गया, बहुत ही भयानक और तेज आवाज। अब जब भी एल्बर्ट उस चूहे को छूने की कोशिश करता, वो डरावनी तेज आवाज की जाती। कुछ ही समय में उस तेज आवाज का खौफ सीधे उस सफेद चूहे से जुड़ गया। आखिर में नौबत ये आ गई कि सिर्फ चूहे को देखते ही एल्बर्ट बुरी तरह रोने लगता था। एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज अब उसके लिए खौफ का ट्रिगर बन गई थी। अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, डर का सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। अब रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि ये डर सिर्फ उस सफेद चूहे तक सीमित है या फैल चुका है, और नतीजे, सच कहूं तो बहुत ही परेशान करने वाले थे। एल्बर्ट का डर अब सिर्फ चूहे तक नहीं रहा। अब उसे खरगोश, कुत्ते, फर वाले कोट, रुई के टुकड़ों, यहाँ तक के सफेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज के मास्क से भी खौफ आने लगा था। मतलब हर वो चीज जो थोड़ी सी भी सफेद या रोएंदार थी, वो उसके लिए एक दहशत बन चुकी थी। इस पूरी कहानी में जो बात शायद सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये है, जब एल्बर्ट बहुत ज्यादा डर जाता था तो खुद को शांत करने के लिए वो अपना अंगूठा चूसने लगता था। छोटे बच्चों का ये एक नेचुरल तरीका होता है खुद को सुरक्षित महसूस कराने का। लेकिन रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने 30 से भी ज्यादा बार जबरदस्ती उसका अंगूठा उसके मुंह से निकाल दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि बच्चा लगातार डरा रहे और उन्हें उनका मनचाहा डेटा मिलता रहे। उन्होंने जानबूझकर उस मासूम से उसका बचाव का तरीका छीन लिया। खैर, अब आते हैं भाग 4 पर, मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज। देखते हैं कि विज्ञान के नजरिए से भी ये प्रयोग कितना सही था। हैरानी की बात तो ये है कि इतना मशहूर होने के बावजूद ये एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक रूप से बहुत ही कमजोर था। इसमें स्यूडो कंडीशनिंग को कंट्रोल ही नहीं किया गया। यानी हो सकता है कि बच्चा चूहे से नहीं बल्कि उस तेज आवाज की वजह से हर चीज के प्रति सेंसिटिव हो गया हो।
उन्होंने बच्चे की नेचुरल ग्रोथ को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बाद के सेशंस में एल्बर्ट के रिएक्शंस भी एक जैसे नहीं थे और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा प्रयोग सिर्फ एक ही बच्चे पर किया गया था। अब आप ही बताइए, क्या सिर्फ एक असाधारण बच्चे के डेटा के आधार पर हम इंसानों के डर या फोबिया का कोई पक्का वैज्ञानिक नियम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, जो इस पूरे एक्सप्लेनेर का सबसे अहम हिस्सा है, द एथिकल रेकनिंग, यानी नैतिक जवाबदेही। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा सवाल खड़ा होता है। क्या इतने कमजोर और फ्लॉड साइंटिफिक डेटा के लिए किसी बच्चे को जानबूझकर इतना भयानक मानसिक आघात पहुंचाना, क्या ये किसी भी तरह से जायज था? अगर हम 1920 के दशक के इस दौर की तुलना आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड से करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। उस वक्त एल्बर्ट की मां को इस प्रयोग की पूरी सच्चाई भी नहीं बताई गई थी, वो बस अंधेरे में थी। लेकिन आज के समय में किसी भी रिसर्च के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी सूचित सहमति होना सबसे पहली और सबसे सख्त शर्त है। और ये भी देखिए, 1920 के दशक में वॉटसन ने बिना किसी झिझक के एक छोटे से शिशु में डर और संकट पैदा किया। लेकिन आज के वैज्ञानिक शोध का सबसे पहला और बुनियादी उसूल क्या है? नॉन मेलेफिसेंस या डू नो हार्म, यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। आज के दौर में जानबूझकर किसी बच्चे को इस तरह का मानसिक आघात पहुंचाने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और एक और बात, वॉटसन और रेनर ने उस बच्चे के डर को खत्म किए बिना ही उसे जाने दिया। आज विज्ञान बेनिफिसेंस के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब रिसर्चर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो जिनके ऊपर शोध कर रहे हैं उनकी भलाई और मानसिक शांति का पूरा ख्याल रखें। लेकिन एल्बर्ट के केस में उसके डर को दूर करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। तो चलिए अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, भाग 6, आधुनिक मानक और इस प्रयोग की विरासत। आइए देखते हैं कि इन पुरानी गलतियों से हमने क्या सीखा है। 1920 के दशक के उस व्यवहारवादी दौर से सफर शुरू करके आज हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी ABA तक पहुंच गए हैं। ये विज्ञान इंसान के व्यवहार को समझने और उसे बेहतर बनाने का काम करता है। और सच कहूं तो अपनी शुरुआती गलतियों से सीखकर ये फील्ड अब काफी बदल चुकी है। आज की बिहेवियरल एथिक्स पूरी तरह से बदल चुकी है। 1970 के दशक में जो सख्त और सिर्फ आदेश मनवाने वाले तरीके अपनाए जाते थे, वो अब इतिहास बन चुके हैं। आज के समय में हर व्यक्ति की अपनी स्वायत्तता और सहमति सबसे ऊपर है। अब जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होते हैं, यानी इंसान के पिछले अनुभवों और संवेदनाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें करुणा है और हर तरह के न्यूरोडाइवर्सिटी का सम्मान करना अब विज्ञान की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। क्या इस तरह के ऐतिहासिक रूप से अनैतिक प्रयोगों से हमें जो बुनियादी ज्ञान मिला है, उसे हम उन मासूम विषयों को हुए नुकसान से कभी पूरी तरह अलग कर सकते हैं? ये विज्ञान और नैतिकता के बीच का एक ऐसा तनाव है जो शायद हमेशा बना रहेगा। उम्मीद है इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।